चलिए, वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले तो ये बताओ, वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ, स्पीक लाउडली। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला वह शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित हो, ये नहीं कि कहीं संज्ञा है, कहीं सर्वनाम है, कहीं क्रिया है, विशेषण कहीं है। यानी व्याकरणिक दृष्टि से वो एकदम व्यवस्थित हो। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से वो व्यवस्थित हो और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके, उसको वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके लिए निम्नलिखित बातों का वाक्य में होना आवश्यक है। इसको आप लोग ध्यान से पहले सुन लें। वाक्य के जो तत्व होते हैं, क्या क्या तत्व हुए, वो सबसे पहला है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। जितने जो पद हैं, पद से ही ना वाक्य बनते हैं, वो सभी सार्थक हों, जिसका अर्थ निकलता हो। उनमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। यानी ऐसा पद जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, तो जब पद का ही अर्थ नहीं निकल रहा है तो वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा? पद आप लोग पढ़े होंगे, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही वाक्य में वो प्रयुक्त होंगे, पद व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, जब अकेला रहता है तब पद कहलाता है, और जैसे ही वाक्य में उनका प्रयोग होता है तब वो शब्द जो है अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, पद बनता है, और पद वाक्य में आकर एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है। भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी चमक जाता है। भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी शुद्ध होता है। चमक जाता है नहीं होता है, ये गलत है। पूर्णता, वाक्य जो है अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। हम लोग वाक्य देख के तुरंत समझ जाते हैं ना कि वाक्य पूरा है या अधूरा है ना? तो ये उसका तत्व है। पहला है कि सार्थक होना चाहिए। दूसरा तत्व क्या है? पूर्ण होना चाहिए। वाक्य में पूर्णता होनी चाहिए। जैसे वह जाता है, जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ठीक है, जा रहा है ये पता है, लेकिन कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, यानी किस यातायात के साधन से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी बातें जो है, तो लगता है कि वाक्य जो है वो अधूरा है। लेकिन अगर ये रहेगा कि वह ट्रेन से मुंबई जाता है, तो सारे जवाब मिल गए, समझ में आ गया कि वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है, फ्लाइट से नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तीसरा है पदक्रम, जिसको सीक्वेंस कहते हैं, है ना? पदक्रम, वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उसके पदों का उचित क्रम में होना जरूरी है। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। क्लासिक इंग्लिश में आप लोग आता है ना, जंबल सेंटेंस आता है ना, स्लैश देकर दिया रहता है, उसको अरेंज करना सीक्वेंस में, वही ये चीज है पदक्रम। उसी को हिंदी में पदक्रम कहते हैं। जैसे के सारे देश है नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, पदक्रम में नहीं है, ये नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। के सारे देश हैं नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, ये बिल्कुल, यानी जहां मन किया किसी भी शब्द को हम बिठा दिए, तो कोई भी शब्द हम कहीं लिख देंगे तो वो वाक्य नहीं बन जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? पदक्रम, यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया। देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, ये पदक्रम के अनुसार अगर लिखेंगे तब ये अर्थ निकलेगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, सीक्वेंस सही है? नहीं, गाय का दूध ताकतवर
होता है। उसके बाद है अन्वय। चौथा जो तत्व है वो है अन्वय। इसका अर्थ होता है मेल। अन्वय शब्द का अर्थ होता है मेल। अन्वय। वाक्य में कर्ता वचन लिंग कारक आदि का अन्वय होना जरूरी है, यानी आपस में सबका मेल होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वचन में लिखा कि वह लड़का खेल में बहुत ही अच्छा है। खेल में यानी गेम में, स्पोर्ट्स में, खेल में, और मैंने उसमें लिंग का ध्यान नहीं रखा। वह लड़का खेल में बहुत अच्छी है, अगर हमने लिख दिया गलत हो गया ना, क्योंकि हमने वहां लिंग का ध्यान नहीं रखा। तो इस तरह से अन्वय, आपस में मेल होना चाहिए। मेरा देश में अनेक नदियां बहता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिंग का ध्यान नहीं रखा गया, वचन का भी ध्यान नहीं रखा गया। मेरा देश में नहीं बल्कि मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। ओके, ये समझ में आया? वाक्य के ये तत्व हैं, ठीक है। अब बारी आती है वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ये बेशक परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न मैंने पूछा था 10J में कि आलीशान महल समास के वक्त मैंने पूछा था कि आलीशान महल कौन सा, व्याकरणिक दृष्टि से ये क्या है। कोई जवाब नहीं आया। 10-12 बच्चे थे, एक भी सिंगल जवाब नहीं आया। अब आप लोग बताइए कि आलीशान महल क्या है। आलीशान महल में आलीशान शब्द क्या है और महल शब्द क्या है? हाँ, आलीशान, हाँ, विशेषण में कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। और महल संज्ञा में कौन सा संज्ञा? क्लास 8 के बच्चों से मैंने पूछा, 8 के बच्चे एकदम इतना बढ़िया जवाब दिए, और मैंने कहा कि 10th में बच्चे को जवाब नहीं आ रहा है। 10th J में तो जवाब बिल्कुल नहीं आया, आई में भी आ रहा है तो गलत आ रहा है। महल बहुत कष्ट करके, मेहनत करके इतना तो बताया आप लोगों ने कि संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक। संसार में जितने महल है उन सबका बोध होता है, मैम जातिवाचक। व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक तब होगा जब मैं जातिवाचक महल, जब मैं कहूंगी स्वर्ण महल तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्योंकि मैंने महल के बारे में बता दिया कि महल कौन सा महल, किस चीज का महल? सोने का, स्वर्ण महल, तब वो व्यक्तिवाचक होगा। मैं कह रही हूँ लड़का, तो लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जैसे मैंने कहा मोहन, वो व्यक्तिवाचक हो गया, मैंने उसको एक नाम दे दिया। आप लोग सोच लीजिए क्लास 10th का स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को संज्ञा नहीं पता है, संज्ञा में जातिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं पता है। कल क्लास 8 से मैंने पूछा और 9 से पूछा, तो 9th और 8 में जवाब आ गया। मैंने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, 10th में जाते जाते तुम लोग भी वही बन जाओगे जो अभी के बच्चे बन गए हैं। अभी के जो बच्चे हैं, जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वही स्थिति तुम लोगों की भी हो जाएगी। 2 साल में आगे चलते जाओगे, पीछे का सब स्लेट की तरह साफ करते जाओगे। तो 10th में आने पर ही अपने आप में मन में एक भावना आ जाती है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, बट नॉलेज बहुत कम भी है तो कोई बात नहीं। सोचोगे तुम लोग बैठ कर कि डेप्थ कहाँ है आप लोगों का, ग्रामर का डेप्थ कहाँ है? पास हो जाना, महज नंबर लेकर आ जाना, ये मतलब ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान से संबंधित, नॉलेज से संबंधित। संज्ञा जो कि बेसिक चीज है, क्लास 1 और 2 की चीजें हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की परिभाषा, भेदों की परिभाषा, भेदों के उदाहरण। अभी आप लोगों को कहा जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप लोग मन ही मन सोचेंगे कि मैडम जरूर ये हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है मैडम की दिमागी हालत में, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों को कह रही है कि संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो। ये सब कोई पढ़ने की चीज है ना जी? मन में सब सोच रहे होंगे कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ने की चीज है। सब तो हम लोग कब का पढ़ के आ चुके हैं। यस मैम। क्या यस मैम? मैम पढ़े, हमें याद है। पढ़ी हो? जवाब कहाँ आया? यस मैम। जवाब कहाँ आया?
मैम बोले हैं। बोली हो? यस मैम। वाक्य के अंग, वाक्य के अब अंग जो होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इंग्लिश में भी जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ कि शायद हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी समझते ही नहीं है, इंग्लिश बहुत उनकी स्ट्रांग होती है, तो इंग्लिश से कम समझ जाएंगे। ठीक है, एक होता है उद्देश्य जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, और हिंदी में बाकी होता है विधेय जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके बारे में कहा जाता है यह प्राय वाक्य के प्रारंभ में ही आता है। इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण आदि आता है। इसमें कर्ता मेन ऑब्जेक्ट, कर्ता यानी काम को करने वाला। ओके, जैसे सपेरा बीन बजा रहा है, इसमें सपेरा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि बीन बजाने का काम कौन कर रहा है? सपेरा, तो सपेरा हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। और बीन, इस पहले वाक्य में सपेरे द्वारा बीन बजाए जाने की बात की जा रही है, अतः सपेरा पद, सपेरा जो है ये पद है जो वाक्य का कर्ता है, साथ ही वाक्य का उद्देश्य भी है। ये सब्जेक्ट जो है उद्देश्य भी है वाक्य का। दूसरे वाक्य में उद्देश्य है पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया है, तो दूसरे वाक्य में उद्देश्य क्या है? पेड़ काटने वाला मजदूर, ये हो गया उद्देश्य। क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने की बात पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में कही गई है, इसलिए सपेरा और पेड़ काटने वाला मजदूर जो है वो हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो है वो विधेय प्रेडिकेट। ओके, अब ध्यान से देखिए, विधेय वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी वाक्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हो जाता है विधेय। जैसे सपेरा बीन बजा रहा है, तो सपेरा तो हो गया सब्जेक्ट कर्ता, उद्देश्य हो गया, और बीन बजा रहा है ये हो गया विधेय। बीन बजाने का काम कौन कर रहा है? सपेरा, तो बीन बजा रहा है ये हो गया विधेय। पेड़ काटने वाला मजदूर ये हो गया आपका सब्जेक्ट उद्देश्य, और घर चला गया है ये हो गया विधेय। आई बात समझ में? तो ये जो है मुख्य बातें हैं वाक्य से संबंधित। ठीक है, जो आप लोगों को बताना था कि कम से कम रिकॉल हो जाए एक बार कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में कौन कौन से तत्व होते हैं और वाक्य के कौन से अंग होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय। अब है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये मैंने लिखाया था आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में। हाँ, ऑनलाइन मैंने लिखवाया है। यस मैम। हाँ, जरा लगे हाथों। यस मैम। डेट देख के बताओ तो कितने तारीख को मैंने पढ़ाया था ये वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों वाक्य के बारे में मैंने लिखवाया है, जरा देख के बताओ। हाँ, 24 जून, 24 जून को मैंने लिखाया है। अब जो बच्चे क्लास किए होंगे ऑनलाइन उनको पता होगा, जो नहीं किए होंगे उनको बिल्कुल पता नहीं होगा। लेकिन हम 24/06/2021 को लिखाई है। 24 जून को ना? यस मैम। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप लोग क्लास नहीं किए हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, चलिए ऑफलाइन क्लास में आए हैं तो ये तो मुझे पढ़ाना ही है, हर हाल में पढ़ाना है। अभी मैं तो पढ़ा रही हूँ, इसके बाद फिर इसका रिवीजन भी होगा, क्योंकि एग्जाम से पहले पुनरावृत्ति कई बार होगी, रिवीजन कई बार होंगे। जिस तरह से समाज का तो लगातार मुझे लगता है 3-4 दिन हुआ, अभी मैं समाज को छोड़ी नहीं हूँ,
समाज पे काम जो है वो किसी दिन अचानक फिर होगा। ये देखने के लिए कि आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, समझे हैं, या यूं ही उसको बस किसी तरह से काम चला दिए हैं। क्योंकि मैंने चारों दिन समझाया है, और समझाया ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, परिभाषा भी मैंने लिखवाया था। चलिए लिखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ऑनलाइन बच्चे भी लिखेंगे, फिर से लिखे हैं, कोई उसे नहीं है फर्क पड़ता है, फिर से लिखिए, जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार करें। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये हेडिंग दीजिए और उसके बाद लिखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। और तीसरा, मिश्र वाक्य। ठीक है, दिख रहा है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस दिख मैम। रहा है ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। स्पीक लाउडली। चलिए लिखिए, ये तीनों लिख लिए। अब लिखिए, सरल वाक्य लिखकर डैश दें। सरल वाक्य के बारे में मैं लिखा रही हूँ। सरल वाक्य, सरल वाक्य लिखकर डैश। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, कॉमा, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय समझ गए ना? हाँ, याद रहेगा ना? यस और नो? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, कॉमा, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण लिखकर ऐसे, वर्षा हो रही है। पहला उदाहरण, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है। वर्षा हो रही है, पूर्ण विराम। मोहन पतंग उड़ा रहा है। और तीसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब मुझे बता दो, वर्षा हो रही है, इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय क्या है? उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य वर्षा, विधेय हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, उद्देश्य हो गया मोहन। मोहन। चाहे तो अंडरलाइन करके लिख भी सकते हैं, वर्षा को अंडरलाइन करके लिख लें वहां उद्देश्य, और हो रही है को अंडरलाइन करके लिख लें विधेय। ठीक है, फिर इसी तरह से मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन के नीचे अंडरलाइन करके लिख लेंगे उद्देश्य। उद्देश्य का शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऊ लिखकर 0 उद्देश्य, और पतंग उड़ा रहा है विधेय, वी लिखकर डॉट दे दो तो विधेय हो गया। समझ जाओगे कि उद्देश्य और विधेय है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य। ऑनलाइन बच्चे समझ रहे हो? हाँ,
यस मैम। आप लोगों को भी ऐसा ही करना Yes, है। ma'am. यस मैम। बच्चे उद्देश्य उसको अंडरलाइन करके और मैदान में खेल रहे हैं विधेय, यानी एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। किन वाक्यों में? सरल वाक्य, जिसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, संयुक्त वाक्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो मुझे लगता है मिश्र को कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। मैम कंपाउंड सेंटेंस। मैम कंपाउंड सेंटेंस। मैं इंग्लिश में भी जानती हूँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स कहते हैं मिश्र को। कंपाउंड मैम कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त को। चलिए लिखिए, संयुक्त वाक्य। डैश देकर, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, पूरा वाक्य नहीं बल्कि उपवाक्य, उपवाक्य किसी उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक की वर्तनी समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, कौमा, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। पूर्ण विराम। उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण, आप खाना खाएं, देखो, आप खाना खाएं ए चंद्र बिंदु और आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें, करें अनुस्वार होगा। पूर्ण विराम। नेक्स्ट उदाहरण, राम बीमार है, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। पूर्ण विराम। नेक्स्ट तीसरा, विद्यार्थी, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, विद्यार्थी परिश्रमी, वर्तनी लिख लोगे ना, कोई कठिनाई नहीं है ना परिश्रमी लिखने में। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो वह अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो वह अवश्य सफल होता है। पूर्ण विराम। अब इसमें देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय इन तीनों उदाहरणों में कौन कौन सा है? पहले वाले में कौन है? और के नीचे अंडरलाइन कर दो। दूसरे वाले में क्या है? इसलिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तीसरे में तो, उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। तो अब ये समझ में आ रहा है ना कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य है, ये जो शुरू का है आप खाना खाएं, स्वतंत्र उपवाक्य है ना, पूरा वाक्य नहीं है, स्वतंत्र उपवाक्य है। आप खाना खाएं, आराम करें, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है।
अब इस तरह से दिमाग में इसको रखिए, समुच्चय बोधक अव्यय यानी जो दोनों वाक्यों को समुच्चा बना दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग थे। आप खाना खाएं, आराम करें। अब इन दोनों वाक्यों को एक बनाने के लिए हमने किसका सहयोग लिया? और का। और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, हमने और का प्रयोग किया और दोनों वाक्यों को लेकर, जैसा कि नाम ही है संयुक्त, संयुक्त शब्द का ही अर्थ होता है जोड़ देना, है ना। संयुक्त अक्षर पढ़े हो ना, अक्षर, उसके बाद प्र, यानी दो वर्णों को मिला मिलाकर बनता है संयुक्त अक्षर, यानी दो वर्णों को जोड़कर, दो वर्णों को जोड़कर एक अक्षर बन गया। तो इसी तरह ये संयुक्त वाक्य है, यानी दो वाक्यों को हमने जोड़ दिया। दूसरे वाले में राम बीमार है, पहला उपवाक्य स्कूल नहीं आया, इसको जोड़ने का काम किसने किया? इसलिए। तीसरा विद्यार्थी परिश्रमी होता है, पहला उपवाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया उपवाक्य वह अवश्य सफल होता है, इसको जोड़ने का काम किसने किया? तो, यानी तो जो है ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अब यहाँ नीचे लिखिए, इसके नीचे हेडिंग दीजिए संयुक्त वाक्य की पहचान। संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे आप पहचानेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है? अच्छा, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है तो सिर्फ और, इसलिए और तो ही नहीं होते हैं, तथा भी होता है ना, और एवं भी होता है, हाँ, क्योंकि भी होता है, किंतु भी होता है। ठीक है, तो ये सारे समुच्चय बोधक आप सबके पास दर्शिका है ना? हाँ, दर्शिका में तो पूरा एकदम विवरण दिया हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे खोलकर देखेंगे किताब तक ना। सबसे तो खेद का विषय यह है कि कभी आप लोग किताब नहीं खोलते हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। दर्शिका जाकर फुर्सत निकालकर अपने बहुमूल्य समय में से जरा उसको खोलिएगा और वाक्य परिवर्तन देखिएगा, ढेरों दिए हुए हैं। चलिए लिखिए संयुक्त वाक्य की पहचान। क नंबर, कौन लगती ब्रैकेट में घेरे। दो उपवाक्यों के बीच दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण, स मा न का ना, भ का धी, क र मूर्धन्य न। समानाधिकरण, समानाधिकरण यानी एक तरह के योजक शब्द होता है। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण योजक शब्द होता है। पूर्ण विराम, ये क हो गया, उसके बाद लिखिए ख। संयुक्त वाक्य में ख, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य, दो या अधिक मुख्य या दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक, यानी दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। आप खाना खाएं, ये स्वतंत्र उपवाक्य है, इसमें कोई किसी पर आश्रित नहीं है ना, तो उपवाक्य को पढ़कर ही लगता है कि ये स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, क ख ग। उपवाक्य होते हुए भी, उपवाक्य होते हुए भी, क्यों नहीं लिख रहे हो जी तुम? उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। और ये जो भी मैं लिखा रही हूँ सब CW कॉपी में होनी चाहिए, रफ कॉपी में सीमित नहीं रखेंगे इसको आप। ओके,
आपके CW कॉपी में विथ डेट के साथ होनी चाहिए। एक तो मैं लिखा चुकी 24 जून का, आज फिर से लिखा रही हूँ, तो आज के डेट पर भी लिखोगे। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, यानी ये उपवाक्य होते हैं लेकिन ये पूरा अर्थ देते हैं। जैसे राम बीमार है, ये उपवाक्य है लेकिन समझ में आ रहा है ना, पूरा अर्थ दे रहे हैं ना। स्कूल नहीं आया, ये भी पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, पूरा वाक्य नहीं है बल्कि उपवाक्य है। आ रही बात समझ में। उसके बाद विद्यार्थी परिश्रमी होता है, ये पहला उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य, वह अवश्य सफल होता है। यानी ये उपवाक्य जो है संयुक्त वाक्य में, ये ध्यान आप लोग रखेंगे कि वो स्वतंत्र होते हुए भी पूरा अर्थ देते हैं। ठीक है, अब लिखिए तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र का मतलब होता है, मिश्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलाना, मिला देना। ठीक है, लिखिए जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, कॉमा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, कॉमा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पूर्ण विराम। मिश्र वाक्य के, पूर्ण विराम के बाद मिश्र वाक्य के उपवाक्य, मिश्र वाक्य के उपवाक्य कि, कि, कॉमा, जैसा तैसा, जैसा तैसा में योजक चिन्ह लिखो। मिश्र वाक्य के उपवाक्य कि, कॉमा, जैसा तैसा, जैसा तैसा में योजक चिन्ह, कॉमा, जो, वह, सब में कॉमा देते जाओगे। जब तब में भी योजक चिन्ह, क्योंकि, आदि, व्याधिकरण, आधा व य आकार, ध हर्षिकार, करण, व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। समानाधिकरण का मतलब होता है एक समान, तथा और एवं, ये सब क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन जैसे व्याधिकरण मतलब इसका विपरीत जो हो जाएगा, जैसा का हो गया तैसा, जब का हो गया तब, ये व्याधिकरण है, ये सब उल्टा है, इसीलिए इनको व्याधिकरण कहते हैं। व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। पूर्ण विराम। अब इसका उदाहरण मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, फिर अगली कक्षा में इसके बाद का लिखाकर फिर किस तरह से वाक्य रूपांतरण होते हैं, यानी सरल वाक्य को कैसे बनाया जाएगा, मिश्र कैसे बनाया जाएगा, संयुक्त, ये बताऊंगी। अभी इसमें भी चलेगा लंबा, तो कृपया आज आप लोग घर में जाकर क्या पढ़ेंगे, दर्शिका फिर से एक बार वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषा, किन किन योजकों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण को आप लोग 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना करके आप लोग जरूर आएंगे। यस, नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग का हो गया। हाँ, Yes. आप लोगों के लिए Yes, ma'am. दर्शिका में निकालेंगे और वाक्य रूपांतरण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ कर रखेंगे तो समझने में आसानी होती है। ओके, चलिए क्लास अब एंड कर रही हूँ मैं।